स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास। जाड़ा धीरे धीरे शुरू हो रहा है, मजा आने लगा है। तो दोपहर 1 बजे की श्रृंखला में जिसमें नियमित हम आपसे करते हैं मुलाकात। कल कुछ कारणवश असल में लौट रहे थे, वही मित्र के विवाह था, वहाँ से लौटने में डिले हो गया तो 1 बजे मैं पहुँच नहीं पाया, इसलिए कल नहीं हुई मुलाकात। आज हो जाएगी। लगातार मैसेजेस मिल रहे हैं, सर कम्युनिकेशन की क्लास हमने आपसे वादा किया है दिसंबर नहीं लगेगा, कम्युनिकेशन हम कवर कर देंगे, तो इसलिए चिंता ना करें, जिस दिन उसका सुटेबल टाइम होगा संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ हम उसको लॉन्च कर देंगे, दे देंगे। तो आप उसके लिए निश्चिंता रहें, बाकी हिंदी मजबूत करते रहें। तो हिंदी फॉर सीसेट एंड ऑल अदर वनडे एग्जाम, ये दोपहर 1 बजे का समय मैंने निर्धारित किया है हिंदी की कक्षा के लिए, जो आपके सीसेट को तो कवर करेगा, सीसेट के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं को जो वनडे में होती हैं उनको कवर करेगा। तो आइए लेते हैं हमारी आज की बात कही का पहला सवाल। बेहतरीन प्रश्न, बेहतरीन श्रृंखला, संधि समास, वर्णमाला और क्या कहते हैं, विराम, बोली, भाषा खंड, सब जितना पोर्शन हिंदी में आता है वो सब इस कक्षा में कवर हो जाता है। तो पहला सवाल संधि विच्छेद से है। गुरुबोधन शब्द का संधि विच्छेद करें, क्या होगा? तो विचारणीय सवाल है, खटाक से उत्तर लगा दीजिए। गुरुवोदन, गुरुउदन, गुरुऔदन, गुरुओदन। तो आप जानते हैं कि इस संधि में इसको देखें तो ये संधि जो बन रही है गुरुओदन से बनेगी। कैसे बनेगा, इस प्रोसेस को समझिए। गुरु का ये जो रा है ये संधि बनने जा रही है। आप जानते हैं कि इको यड़ची, ई उरी के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का या ऊ का वा री का रा हो जाता है। यण संधि का रूल आपने पढ़ा है। अब आप देखिए ऊ के बाद भिन्न स्वर है, रा पर छोटा ऊ की मात्रा लगी है, ऊ के बाद भिन्न स्वर है, तो जिस अक्षर पर मात्रा लगी है वो अक्षर सबसे पहले आधा हो जाएगा और ये ऊ और भिन्न स्वर मिलकर बनाएगा वा। अब ये ओ की मात्रा है तो इस वा पे लग जाएगी ओ की मात्रा और ये हो जाएगा गुरुवोदन। अब आप जानते हैं आधे रा को इस तरह लिखा नहीं जाता है, आधा रा जहां होता है उसके बाद वाले अक्षर पर इसको चढ़ा देते हैं, तो ये गुरुवोदन हो जाएगा। आंसर क्या होगा? गुरुवोदन। संधि क्या हो गई? यण। तो गुरुवोदन, गुरुवोदन। इज इट क्लियर? हाँ, उम्मीद करता हूं। अच्छा, यही बड़ा मजेदार सवाल एक और बनाता हूं। देखो, गुरु में औदार्य जोड़ो। औदार्य, औदार्य माने उदारता का भाव। तो आप देखिए ये शब्द क्या बनेगा? आधारा और ऊ के बाद भिन्न स्वर वा बनेगा, वा पे औ की मात्रा लगेगी, तो ये हो जाएगा वो, और ये आधारा जो यहां है ये यहां चढ़ जाएगा, गुरुवो दार्य। अच्छा अच्छो खोपड़िया धाए धाए करेगी ये वाली संधि बढ़ के, तो ये गुरु अवधार्य, गुरु अवधार्य हो जाएगा। ये दूसरे सवाल पर चलते हैं। वेद का तत्सम रूप क्या? खूब पूछा जाता है, तत्सम तो हाथ पेपर में आएगा ही आएगा। वेद का तत्सम रूप क्या होगा? तो भाई अगर वेद के तत्सम रूप की बात करें तो वेद का तत्सम रूप वेत्र होगा, वेत्र होगा। टोपी टेंशन न लीजिए, लगा लेंगे ऐसे। बाल बड़े हो रहे हैं तो टोपी उलझ जाती है, इसीलिए जब या तो मुंडा बनवा लेंगे तब लगेगी और या जब मन करेगा तब लगेगी। अब ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो हमसे झेले नहीं जाएंगे, इनको मुंडे छिलवा देंगे। अगला सवाल देखें वेद के बाद। वेद वेत्र सरल था सवाल। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सोला। बहुत जबरदस्त मुहावरा, बहुत जबरदस्त मुहावरा। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सोला। अरे तो दोहा बन रहा है? दूसरों की हानि पर अपना लाभ करना, किसी की झोपड़ी में आग लगाकर अपना फायदा करना, नुकसान होते होते जो बच जाए। अब आग लगनते झोपड़ा, किसी झोपड़े में आग लग गई है, अब या तो पूरा जल जाने दें या उसमें से जो बच जाए, जो निकल जाए वो निकाल लें। इसका मतलब नुकसान होते होते जो बच जाए वही बहुत है। ये तो पक्की बात है, पूरा नष्ट हो जाने वाला है, तो उस पूरे नष्ट होने से जो कुछ भी बचा लिया जाए वही। इसी मुहावरे का एक दूसरा रूप होता है, भागते भूत की लंगोटी बली। जो कुछ भी जा रहा है हाथ से उसमें से थोड़ा ही मिल जाए तो भागते भूत की लंगोटी बली, या आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। और आराध, ये बड़ा गजब कंसेप्ट है, एक और इसी लोकोक्ति के रूप में प्रचलित है कि आराध तजहि बुध सर्वस जाता। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, अगर सर्वस्व जा रहा हो और आधा उसमें से फेंक करके आधा बचने की संभावना हो तो बुद्धिमान लोग स्वतः ही आधा फेंक देते हैं। आराध तजहि बुध सर्वस जाता। आप एक नाव पर बैठे हुए हैं, नाव पर आपके पास सोने के तमाम सारे सिक्के और खजाना है, और डामाडोल होने लगी नाव, नाव डूब जाएगी, डूब जाएगी। नाविक ने कहा नाव डूब जाएगी।
यही पूरा खजाना डूब जाएगा। अगर आप इसका आधा फेंक दें तो शायद आधे से जान बच जाए। अब मुहा अगर आपके खजाने में जान लटकी है तो फिर आप प्राण दे देंगे, और अगर आपने आधा फेंक दिया तो अरध तजहि, आधा त्याग देते हैं बुद्ध, यानी बुद्धिमान लोग। सर्वस्व जाता सर्वस्व जा रहा हो तो आधा बचाकर आधा त्याग देने से भी अगर आधा बच जाए तो बचा लेने में भलाई है। तो आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। आइए आगे बढ़ते। प्रश्न है तीसरा के बाद चौथा, निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। बालक, किताब, घोड़ा, बाल। गुरुजी सब है एक वचन लग रहे हैं, नहीं बहुवचन भी है। बालक का बालक शब्द तो बहुवचन बनेगा, ये एक वचन है। किताब भी एक वचन है, घोड़ा भी एक वचन है, बाल। अच्छा, एक देखो वचन का भी पहचानने का एक तरीका है कि आप क्या करा करिए कि लिंग और वचन दोनों क्रिया बोलने से डिसाइड हो जाते हैं। आप इनसे एक वाक्य बनाइए, इनके बगल में क्रियापद जोड़िए, वो क्रिया आपको चीख चीख के बताएगी कि एक वचन बनेगा कि बहुवचन। बालक जा रहा है कि बालक जा रहे हैं? नहीं गुरुजी, बालक जा रहा है तो बालक एक वचन हो गया। किताब अच्छी है कि किताब का किताबें बन जाता है, किताब अच्छी है सिंगल बन रहा है। अच्छी है तो बोलेंगे नहीं। घोड़ा चला गया कि घोड़ा चले गए? नहीं गुरुजी, घोड़ा चला गया। बाल टूट गया कि बाल टूट गए? गुरुजी टूट गए। अच्छा, बाल के साथ क्रिया कैसी लग रही? प्लूरल लग रही। मतलब एक बाल की बात नहीं करते, बालों की बात जब करते तो कलेक्टिव बात करते हैं, इसलिए बाल क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। बोलिए वाक्य, वाक्य से पता चल जाएगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक वचन है कि बहुवचन है। अगला सवाल, निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। अच्छा, कुछ लोग कमेंट में आके पूछ रहे हैं रिकॉर्डेड है कि वो है? प्रीमियर कहते हैं इसको, प्रीमियर चल रहा है। हम कमेंट सेक्शन में तुम्हारे कमेंट तो देख रहे हैं, हाँ, लेकिन डायरेक्ट बात नहीं हो रही है। देखो, निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। सब कुछ तुम पर निर्भर है। ये पत्र किसने लिखी है? गुफा पर बहुत अंधेरा है, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, अब सब कुछ तुम पर निर्भर है कि अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है? क्या सही माना जाए? गुफा पर बहुत अंधेरा है तो गड़बड़ है गुफा में। ये पत्र किसने लिखी, ये पत्र किसने लिखा है होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं का सेंस भी नहीं बनता। सही यही है, याद रखना। अब सब कुछ तुम पर निर्भर है, एकदम सही है। लेकिन अगर कहीं लिखा होता निर्भर करता है तो तुरंत काट देना। कभी भी निर्भर के साथ करना क्रिया का उपयोग नहीं करते। जब भी निर्भर के साथ करना क्रिया लगाएंगे वाक्य गलत हो जाएगा। निर्भर है के साथ तो याद रखना निर्भर करना नहीं, निर्भर होना। ये खोपड़ी में धर लो, निर्भर करना नहीं, निर्भर होना, सॉरी निर्भर, हाँ करना नहीं, निर्भर होना। निर्भर के साथ होना क्रिया लगाए। ठीक, आगे बढ़े। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं। मछली का पर्यायवाची नहीं। एसएससी जीडी वालों को आज जीडी भी मिल जाएगा। जो एसएससी जीडी डिमांड करते हैं, हाँ, उनको आज जीडी मिलेगा। रात 9 बजे आपको जीडी मिल जाएगा। 9:30 बजे वो समय निर्धारित हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा जीडी के बजे मिलेगा। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं। मछली का पर्यायवाची नहीं। सफरी, मीन, झस, जलोदरी। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। कौन मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो सफरी माने मछली, मीन माने मछली, झस माने मछली, या इनको कह दीजिए मत्स्य, ये सब। जलोदरी का मछली से कोई संबंध नहीं है। बच्चा, जल माने होता है पानी और उदर माने पेट। जलोदर एक बीमारी होती है जिसमें पेट में या आंत में पानी भर जाता है। जलोदर माने पेट में पानी भर जाने का रोग। तो जलोदरी मछली थोड़ी हो जाएगी। अच्छा, कुछ किताबों में जल तोरी लिखा रहता है। अरे भाई, ये मजाक है। तोरई एक सब्जी होती है। तो गांव में मजाक मजाक में हमको याद है कि हमारे यहाँ जो एक मालती चचा रहे, तो गाय भैंसी संभालने के लिए वो उनको रखा गया था। तो घर में तो कोई नहीं खाता था, तो पिछवाड़े जो उनकी वो बनी थी मड़ैया, और बाकी वो गाय भैंस देखते थे, अपनी मड़ैया मस्त रहते थे। तो वो बनाते थे, मछली वछली खाते थे। तो हम लोग तो खाए नहीं बचपन से। तो जब वो बनावत रहे तो मछली काटे तो उसमें आंख निकलती है। हाँ, उस आंख या गुब्बारा कुछ ऐसा होता है, राम जाने कुछ होता है, अंदर कुछ ऐसा होता है। अभी बहुत बचपन की याद है, अपने सामने तो कभी काटे कटवाए नहीं है, बचपन की याद है। तो वो उसमें वो गुब्बारे जैसा कुछ मछली में निकलता था। पता नहीं सब में निकलता कि नहीं। तो उसको पक्के से फोड़ने बड़ा मजा आता था। तो हम कहते थे चाचा ही का फोड़ो। फिर वो कहते थे खाओ रे तुम लड़को। तो हम कहे मछली नहीं खाएंगे। तो कहते जैसे तोरई तुम खाते हो बिरवस तूर के, ऐसे पानी तोरई तो है, जल तोरई।
तो हमको याद है ये मालती चाचा का मजाक था कि ये जल तोरई, मतलब शाकाहारी सब्जी से उसको पानी में जोड़ करके जल तोरई कह देने एक मजाक था। अरे मैंने देखा किताबों में लोग जल तोरई को उसकी मछली की पर्यायवाची तौर पर लिख रहे हैं। हाय करम, मतलब कुछ हो। अरे भाई आप नहीं कह सकते कि वो जल की तोरई है, ये गलत बात है। ऐसे एक मूर्खता और चल पड़ी है, और गजब मूर्खता चल पड़ी। मूर्खता क्या चल पड़ी है? अवतरण दिवस की शुभकामनाएं आजकल किसी बर्थडे होगा, अरे बड़ी गंभीरता से लिखते हैं अवतरण दिवस की शुभकामनाएं। जन्म दिवस सही है, अवतरण दिवस का प्रयोग गलत है। का है? अरे अवतरण दिवस कमेंट मारते थे आज के 20-25 साल पहले, कहें अरे भैया भी पैदा नायब है, अवतार लीन है। मतलब किसी को कमेंट मार रहा हो ना, कहना हो गया तो बहुत औलिया टाइप आदमी है, ऐसा वाला कमेंट है, सटायर है अवतरण में, कि वो पैदा नहीं हुए, भगवान अवतार लेते हैं, आदमी थोड़ा ना अवतार लेता है। कहने अरे भैया वो पैदा नायब है, अवतार लीन, ये कमेंट था। तो उस कमेंट अवतरण दिवस बना दिया। अरे भगवान हो है? मतलब जैसे दुनिया माता के गर्भ से निकलती वैसे नहीं प्रकट भय रहो जो तुम्हारा अवतार हो रहा है। अरे हद है, मतलब और चल पड़ी है मूर्खता, तो चल पड़ी है। मैं अच्छे अच्छे लोगों को देखता हूं, दे आर राइटिंग अवतरण दिवस। अवतरण दिवस, कोई अवतरण दिवस नहीं होता। जन्म दिवस की शुभकामना दिया कीजिए, कभी अवतरण दिवस मत लिखा कीजिए, ठीक है। आइए, तो ये मछली हो जाएगा, तो मछली जल तो रही हो ना कहा करिए, तो ये जलोदर ही नहीं होगा, बाकी सब होगा। आइए आगे बढ़ते, अगले सवाल पर बढ़ते। कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है? अब अगर हिंदी जानते हो तो मजा आ जाएगा। सतत माने क्या होता है? सतत माने लगातार, तो सातत्य बोधक माने लगातार बोधक। लगातार बोधक माने जो लगातार का भाव दे, बजाएगा, जाऊंगा, चला गया, इनमें कोई लगातार का भाव नहीं, करते रहेंगे, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस, सातत्य बोधक। सातत्य बोधक भविष्य काल में है। अब गुरु जी ये भविष्य काल क्या होता है? ये कौन किताब में लिखा है? किताब में तो बहुत कुछ लिखा है, किताब पढ़ोगे खोपड़ी झांझर हो जाएगी, कुछ बुद्धि में नहीं जाएगा किताब से। सेंस लगाओ, सेंस लिखा है सातत्य बोधक माने जो कंटिन्यूटी का बोध देता है। लिखाओ अभ्यास बोधक, जो काम लगातार तुम्हारे सामने किया जा रहा है, इस तरह का। और कहा जाए मतलब कोई भी वो जिस सेंस का शब्द है उस सेंस का लैंग्वेज यहां लिख करके वो सवाल पूछ लेते हैं। तो आपको वाक्य का सेंस समझ लेना, इसको रटना नहीं है, ऐसे बात बन जाएगी। आगे बढ़। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द गलत है? हाय कर्म, ऐसी सर वर्तनी पूछेंगे गुरुजी? बहुत जबर वर्तनी है भाई। बताओ बताओ बताओ, कौन सी वर्तनी के हिसाब से गलत है? ये वर्तनीय नहीं है, संधि भी मजबूत कर रहा हूं इसमें। हाँ, सामान्य हिंदी कक्षा चल रही है तो वर्तनी के साथ संधि भी मजबूत हो रही है, ये गलत है। कहाँ जा रहे हो यार? है ये गलत है, तो इसका सही रूप क्या होगा? संधि समझिएगा, लघु ओष्ठ। अभी नियम सिखाया है गुरुवोदार्य में, गुरुवोदन में। जिस अक्षर पर आप देखो छोटा ऊ के बाद भिन्न स्वर है, यण संधि बनेगी। जिस अक्षर पर मात्रा लगी है ऊ की, उस अक्षर को कर देंगे आधा। ऊ और भिन्न स्वर मिलके क्या बनाएगा? वा। और वा पर मात्रा का है कि लगेगी? ओ की, तो ये हो जाएगा लघोष्ठ। औ नहीं लगेगा, ओ लगेगा। बाकी सडंग सही लिखा है, हाँ एकदम सही लिखा है। षट माने छह, और अंग छह अंग, तो टा का डा बन जाता है नियम से, और ये आ इसको पूरा बना देगा, तो ये शब्द हो जाएगा सडंग। प्रभु, ऐश्वर्य, शब्द क्या बन जाएगा? प्रभ्वैश्वर्य। यण संधि, जिस अक्षर पर मात्रा लगी वो अक्षर आधा, आधा भा, और ऊ ने किसी और को देखा, वा बन गया, और वा पर की मात्रा लगा दिया, प्रभ्वैश्वर्य। नार्युद्धार, ये भी यण संधि, ये व्यंजन है, ये यण, ये यण, और ये भी यण।
भगवान के सब छींक बहुत तगड़ी आती है हमको। नारी उद्धार, तो ये जो फिर से देखो ई उरी के बाद भिन्न स्वर आवे तो जड़ में बदल जाता है। तो जिस अक्षर पर मात्रा लगी वो अक्षर आधा आधा रहा। ई और भिन्न स्वर मिलके बन गया या पर लग गया छोटा ऊ की मात्रा उद्धार। और आप जानते हैं कि आधारा जहां लिखा जाता है उसकी खोपड़ी पर चढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा नार्युद्धार। समझ गए? हो गया। आधा रा को खोपड़ी पर चढ़ाते हैं, आधे रे का उच्चारण जहां किया जाता है उसके बाद वाले की खोपड़ी पर चढ़ा देते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। आओ, ये गजब संधि और वर्तनी का खेला था। 9 नंबर सवाल पर बढ़ो। टूट चाप नहीं जरे जुरे रिसाने। चाप किसको कहते हैं? अर्थ जानोगे निकल जाए, सवाल गलत नहीं हो सकता। चाप माने होता है धनुष, और रिसाने माने गुस्सा करना। ये रामायण के उस रामचरितमानस के उस प्रसंग से लिया गया है जब परशुराम बहुत क्रोधित हैं और लक्ष्मण जी से उनका संवाद हो रहा है। तो रामचंद्र जी कहते हैं काहे गुस्सा रहे हो, ये टूटा धनुष आपके गुस्सा करने से जुड़ थोड़े जाएगा, तो गुस्सा ये नहीं। अब पता नहीं राम जी बोलते हैं लक्ष्मण जी, लेकिन उसी संदर्भ का है। माने टूटा हुआ धनुष गुस्सा करने से नहीं जुड़ जाएगा। तो आप जानते हैं लोकोक्ति का सीधा मतलब नहीं लेते, कुछ विशेष मतलब लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता है, तो शाब्दिक अर्थ हो गया। चिंता छोड़ा सुख से जियो, कोई मतलब नहीं। नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ होता है। तो जो सेंस निकालना है वो लोकोक्ति का निकालना है कि नुकसान हो जाने पर क्रोध करना। ये लोकोक्ति के तौर पर स्वीकार कर लिया गया कि जब गुस्सा, काम बिगड़ गया तो बिगड़ गया, गुस्सा करने का क्या फायदा। लड़के से कोई कांच की बोतल गिरी टूट गई, अब तुम उसको पीट के वो बोतल थोड़े ना जिंदा कर लोगे, दोबारा जोड़ थोड़े ना पाओगे। बोतल टूट गई सो टूट गई, उसको समझा के छोड़ दो, या मार तुम अपना सारा गुस्सा बोतल भर का उसी में निकाल डालो। तो ये नहीं करना होता है। टूट चाप नहीं जोड़े रिसाने, जो नुकसान हो गया उस पर क्रोध करने से सुधर नहीं जाएगा, इसको ध्यान दे दीजिएगा। तो क्रोध करना व्यर्थ होता है। तो निशान, हाँ, ये नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ होता है। अगला सवाल है सवाल संख्या 10। क्या है भाई? 10 नंबर, द्युति का विलोम क्या होगा? विचारणीय सवाल। तो भैया द्युति का जो मतलब है वो है चमक। छवि माने किसी चीज की प्रतिमा मूर्ति जैसा दिखाई पड़ना। प्रभा माने उजाला, ज्योति माने उजाला या चमक। एक यही शब्द है जो किसी भाई डायरेक्ट में चमक का उल्टा अंधेरा नहीं होगा, प्रकाश का उल्टा अंधेरा। लेकिन द्युति माने चमक। अब विलोम खोजो 4 ऑप्शन में, उल्टा अर्थ एक ही दे रहा है तम, और कोई दे ही नहीं रहा है, तो काहे को भटकेंगे, सीधे तम लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, आइए आगे बढ़े। आंसू का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? क्या नहीं? सेंस गुरुजी, आंबू माने होता है पानी, बस यही नहीं है, ये खाली पानी है। अश्रु आंसू का तत्सम है, ये होता है। और दृगांबु 2 शब्दों से मिलकर के बना है। दृगंबु, दृग माने ना आंख, अवंबु माने पानी, आंख का पानी अर्थात आंसू। और नेत्र जल, नेत्र माने आंख, और जल माने पानी, नेत्र जल माने भी आंसू। ये सब आंसू हो जाएगा। आंबु जो है वो नहीं होगा, बस आंबु खाली पानी होता है। 12 नंबर, जलावृत्त में कौन सा समास है? समास का सवाल देखो। तो देखो, जल तोड़ो, उसको शब्द को तोड़ो, तब निकल के आएगा कि कौन सा मतलब समास तत्पुरुष के अंतर्गत कौन सा। तत्पुरुष क्या होता है? जो कारक चिन्ह छुपा हो वही तत्पुरुष। तो जल से आवृत्त यानी जल से घिरा हुआ। तो अब बताओ, घेरने का साधन है जल, जल से दूरी हो रही है कि जल घेर रहा है? गुरुजी जल तो घेर रहा है, तो साधन बन रहा है ना ये से द्वारा। ये से द्वारा काहे काम कर रहा है? कर्म तो को करता है, संबंध तो का की के करता है, इनमें कोई ना सेंस नहीं बनता। करण तत्पुरुष से द्वारा जल से आवृत, जल से घिरा हुआ, जल घेर लेने का साधन बन रहा है। तो जब से द्वारा साधन का काम करे तो उसको करण तत्पुरुष कहते हैं। और से द्वारा जब अलगाव का काम करने लगे तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे अलग करवाने के संदर्भ में आप कहें कि रोग मुक्त, अब तक रोग में थे, रोग से मुक्त, रोग से अलग हो गए, तो रोग मुक्त लिखा हो तो किसमें चला जाएगा? अपादान में, अपादान तत्पुरुष। और रोग ग्रस्त लिखा हो तो किसमें चला जाएगा? रोग से ग्रस्त, रोग ग्रस्त लेने का कारण है तो हो जाएगा करण तत्पुरुष। तो से द्वारा करण में भी है, से द्वारा अपादान में भी है। जब से द्वारा साधन बने किसी काम को करने का तो वो करण में जाएगा, और जब से द्वारा अलग करवाने का काम करे तब वो अपादान में जाएगा। बेसिक अंतर है।
12 के बाद 13। यमुना शब्द का पर्याय क्या है? कूलंकषा, जाह्नवी, हंससुता, तरंगिणी। तो आप जानते हैं कूलंकषा कूल वाली, किनारों वाली नदी को कहा जाता है। जाह्नवी गंगा मैया को कहते हैं। तरंगिणी भी नदी को कहा जाता है। हंससुता यमुना को कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यमुना जी को सूर्य की पुत्री कहा गया। सूर्य पुत्री, और सूर्य का पर्यायवाची हंस, और पुत्री का पर्यायवाची सुता। तो हंस सुता यमुना। सूरज की किसी पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची लगा दो, कहो सूर्य तनया, कहो भानु तनया, कहो दिनकर तनया, कहो दिनेश तनया, ये सब क्या हो जाएगा? बेटी पर्यायवाची सूर्य की पर्यायवाची में जोड़ो, यमुना मैया पर्यायवाची जुड़ जाएगा। हंस सुता हमने पहली बार कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट में। सूरदास जी का एक पद था जिसमें भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं क्या? पहले उद्धव से कहते हैं उद्धव जाओ जरा वहां ब्रज में पता लगाओ, क्योंकि जब से मथुरा गए तब से कृष्ण भगवान दोबारा लौट के तो आए नहीं वहां, तो तुम जाओ जरा हाल चाल पूछो। अच्छा, हाल चाल पूछने के पीछे बड़ी प्यारी कथा है। कहानी ये है कि उद्धव को वो हो गया घमंड कि हमारा ज्ञान मार्ग ठीक है, और भक्ति की अवहेलना करने लगे। तो एक बार कृष्ण भगवान को लगा कि इनको भक्ति के रंग में रंग दिया जाए, कहीं तुम जाओ जरा ब्रज सबका हाल चाल ले आओ। वहां ब्रज पहुंचे, सब गोपियों से मिले। आहा, गोपियां उनको अपने सारा ज्ञान मार्ग उनका भूल गया और प्रेम के रंग में रंग गए। हमारे गुरुजी श्री रमाकांत पाठक जी ने कहानी सुनाई, कहें कि जब उद्धव जाने लगे, लौटने लगे, तो जसोदा मैया ने कहा कि हमारे लाला को माखन बड़ा पसंद था, तो एक कटोरा माखन भर के दे दिया। वो कहते हैं गोपियों ने कहा कि ये मुई बांसुरी, इसको जब हम देखते हैं तो हमारे हृदय में दाह होता है, जलन होती है, हमको कृष्ण की याद आती है, तो इस बांसुरी को भी ले जाओ, जब इसके बजाने वाला यहाँ नहीं तो बांसुरी क्यों होगी। तो एक हाथ में उद्धव बांसुरी लिए हैं, एक हाथ में वो रथ लिए हैं, वो मक्खन लिए हैं, और उसके बाद वे आगे बढ़ रहे हैं, अब अपने रथ तक जा रहे हैं। ये दोनों चीजें अब उनके लिए इतनी पवित्र हैं कि अच्छा, जब चल रहे हैं तो वहां ब्रज छोड़ते समय उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। अब आंसू जब बहते हैं तो आदमी का पोंछने का मन करता है, तो वो इनको जमीन पर रख करके या कहीं और रथ पर रख करके इस तरह वो अपने आंसू पोंछ ले, वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि लगता है इतनी पवित्र चीजें हैं कि हम इनको अपने हाथ में रखेंगे। तो अपने कुर्ते की बाह से ऐसे ऐसे आंसू पोंछते हुए उधर जा रहे हैं। ये दृश्य है, गुरु जी ने बढ़ाया था, आनंद आ गया था। तो आप समझिए कि जब वहां उद्धव पहुंचे तो कृष्ण भगवान से सब हाल कहे। तो पूरी बात सुनने के बाद कृष्ण भगवान कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। सूरदास जी ने भ्रमर गीत में लिखा है पद, बड़ा सुंदर पद है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। उद्धव हमको ब्रज भूलता नहीं है कि हंस सुता की सुंदर कगरी। हंस सुता सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना की सुंदर कगरी यानी सुंदर किनारा। तो हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। माने यमुना का सुंदर किनारा और वो कुंजों की छाया, उद्धव हमको ब्रज भूलता नहीं है। पूरा पद बड़ा सुंदर है कि ये मथुरा कंचन की नगरी, इस मथुरा में सब सोने की नगरी है, मणि मुक्ताहल जहां लगे हुए हैं, लेकिन जब भी हमको उस ब्रज की जब ही सूरत यावत वा सुख की, जब उस सुख की याद आती है तो जी उमगत तन नाही। हृदय से वो क्या मन शरीर से हृदय निकल कर मानो वहीं पहुंच जाता है, जी उमग जाता है और इस शरीर में नहीं रहता, मन ब्रज में चला जाता है। तो कृष्ण भगवान का यह पद बड़ा सुंदर सूरदास में जी ने भ्रमर गीत में कहा है। और हंस सुता हमने वही पहली बार पढ़ा था, तब से हमको हंस माने सूरज याद हो गया था। हंस एक अनेकार्थी शब्द है। हंस के माने सूर्य होता है, हंस के माने एक चिड़िया माने स्वान, SWAN स्वान में लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। हंस को वो चिड़िया वाला हंस, एक चिड़िया जो है वो विशेष। और हंस क्या कहते हैं, हंस आत्मा को भी कहा जाता है। हंस अनेकार्थी शब्द है, कभी परीक्षा में आवे तो जान लीजिएगा। हंस एक पक्षी विशेष है, हंस सूर्य को कहते हैं, हंस आत्मा को कहते हैं, और हंस सुता सूर्य पुत्री यमुना के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। आइए 13 के बाद सवाल संख्या 14 पर ट्रेवल करते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, एक एक करके सभी मर गए। तो सुनिए,
प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, इस बात में ये क्लियर नहीं है कि लड़के चुनाव कर रहे हैं कि प्रधानाध्यापक चुनाव कर रहे हैं। वाक्य का इंटेंशन, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर नहीं है इसलिए वाक्य गलत है। प्रधानाध्यापक लड़के चुन रहे हैं कि लड़के प्रधानाध्यापक चुन रहे हैं, ये क्लियर नहीं। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। जब कोई चीज कोई घूम रहा है तो चाह में नहीं, तलाश में घूमता है। एक एक करके सभी मर गए, एक एक के बाद ये कर के बाद ये जो लेख के लगाया जाता है, ये गलत प्रयोग है, कभी मत लिखा करिए। इसका सेंस निकलता है कर कर, तो एक एक कर सभी मर गए, ये के लगाने की जरूरत नहीं, इस वजह से ये गलत है। 85, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। मुक्त हस्त, इसका अर्थ हुआ, समास हुआ है मुक्त हस्त से, तो समास से ये से हट के मुक्त हस्त हो जाता है। उसने खुले हाथों से धन लुटाया। खुले हाथों से धन लुटाने का मतलब क्या होता है? ये होश नहीं किया कि 5 का नोट जा रहा है कि 50 का नोट जा रहा है कि 500 का नोट जा रहा है, बस ऐसे उठाया, जो हाथ में आया लुटा दिया। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, खुले हाथों से धन लुटाया। ये वाक्य सही है, बाकी गलत। अगला सवाल है, स्वार्थ का विलोम क्या होगा? अच्छे एकदम कहा कहें इसमें सनाका खा जाए अगर चूक जाए तो। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? तो भाई अगर हम स्वार्थ के विलोम की बात करें तो स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ, परमार्थ, परोपकार, इनमें से कोई नहीं होगा। तो स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ कतई नहीं होगा, कतई नहीं, हो ही नहीं सकता। काहे गुरुजी? क्योंकि निस्वार्थ एडजेक्टिव है, विशेषण है। किसी आदमी को निस्वार्थ कहा जाएगा, इसका विलोम होगा स्वार्थी। स्वार्थी का विलोम निस्वार्थ होता है। स्वार्थ माने अपना अर्थ, अपना फायदा, तो विलोम होगा परमार्थ, दूसरे का फायदा। हम अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, नहीं हम परमार्थ के लिए जीते हैं, तो स्वार्थ का विलोम परमार्थ हो जाएगा। याद रहेगा, निस्वार्थ का विलोम स्वार्थी, स्वार्थी का विलोम निस्वार्थ, और स्वार्थ का विलोम परमार्थ। चूकना मत, आएगा सवाल तो गोला लगवा जाएगा वरना। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। वाक्य की त्रुटियां सुधारे, सुधारिए, इसमें जो त्रुटि, जो गलती हुई उसको सुधार करें। यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। तो यद्यपि वह बीमार था, तो याद रखना यद्यपि के साथ सदैव तथापि लगाते हैं। वैसे चिन्ह भी लगाने की जरूरत नहीं, फिर भी लगा है तो कोई विशेष फर्क भी नहीं पड़ेगा। चिन्ह वैसे ना ही लगाया जाए तो ठीक है। यद्यपि वह बीमार था तथापि मेला देखने गया, चिन्ह कहीं भी ना लगे। वहां लगा था तो इस चक्कर में जो भी जहां से सवाल बनाया उठाया गया वहां एज इट इज लिखा हो, ना लगाए तो भी चलेगा, क्योंकि ये तथापि अथापि के लिए अर्धविराम लगाया जाना आवश्यक नहीं है। लगा देंगे तो कोई विशेष गलती भी नहीं है, लेकिन सामान्यतः ऐसे लिखा जाता है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। और याद रखिएगा यद्यपि के साथ तथापि का जोड़ा, यद्यपि के साथ कुछ और नहीं लगा सकते, यद्यपि के साथ सिर्फ और सिर्फ तथापि लगाएंगे। सवाल संख्या 17 पर चलते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची आपको चुनना है, क्या होगा? अंबु होगा, सोमरस होगा, रसाल होगा, तामरस होगा। तो अंबु माने पानी होता है, सोमरस तो सोम नामक जड़ी का जो रस होता है उसको बोलते हैं, देवताओं का प्रसिद्ध पेय है। मदिरा नहीं है, मदिरा लोग बोल देते हैं लेकिन है नहीं। रसाल, रस से भरा हुआ, तो आम हो सकता है रसाल। अंबु पानी है, सोमरस देवों का पेय है, तामरस जो होता है वो कमल होता है। तामरस, तामरस के लिए संभवतः स्वर्ण और कमल दोनों चलते हैं, लेकिन तामरस कमल के पर्यायवाची में रख लीजिएगा। अनेकार्थी शब्द है तामरस। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका मन और ध्यान कहीं और लगा। मनन, बेध्यान, अन्योन्याश्रित, अन्य मनस्क। तो जिसका मन कहीं और लगा हो, जैसे बैठे तुम यहाँ हो, हाँ हो सकत मन कहीं और लगा हो, तो बोलते हैं अन्य मनस्क। बेध्यान मनन फर्जी, अन्य मनस्क, अन्य है मन, अन्य स्थान पर है मन जिसका, वो क्या हो जाएगा? अन्य मनस्क। अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित, तो इसका सेंस बनता नहीं। अन्य मनस्क से ही मन बनता है, तो अन्य मनस्क लगाए दे। 18 के बाद 19 देखे। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। ये भी मुहावरा, खूब प्रचलित मुहावरा है, लोकोक्ति कह ले, मुहावरा का है। माने गए थे कि भैया वो क्या कहते हैं, हम रोजा छुड़ाने गए थे तो अफ्तारी खाने को मिलेगी,
लेकिन वो ना जैसे ये हर जगह होता है, बालपन में होता है, बचपने में होता है कि लड़के क्या करते हैं कहीं कि मम्मी खूब बढ़िया बढ़िया उस दिन व्रत वाले दिन बनाती हैं खाना वाना। अब व्रत वाले दिन तो बच्चे कहना हम भी व्रत रहेंगे, हमको भी सेब केला अंगूर खाने को मिलेगा, वो जो मेवा खीर बनेगी वो मिलेगी, उस चक्कर में हाँ हम भी व्रत रहेंगे। लेकिन व्रत रहोगे तो तनी भूखे भी तो रहना पड़ेगा। अब यही हाँ कहेंगे कि ना ना हम भी रोजा रहेंगे, कहा अफ्तारी में वहाँ मुँह मिला कहेंगे रोजा रहेंगे। तो अच्छा रोजा रहे ना रहे कहीं का ना अफ्तारी हो रही, चलो हम मस्जिद चलते हैं अफ्तारी करने। अब पता चला अफ्तारी करने पहुंचो तो अफ्तारी पहले नमाज हो तो बड़ी पड़ेगी, तो गए तो रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। ये प्रयोग, ये लोकोक्ति कही जाती है। तो उपकार करने के प्रयत्न में अन्य मुसीबत में फंस जाना, उपकार नहीं एक काम का मतलब लाभ के चक्कर में, लाभ के प्रयत्न में अन्य मुसीबत में फंस जाना, एक काम के बदले दूसरे में फंस जाना, ये होता है। तो अच्छा करने के चक्कर में अन्य मुसीबत में पड़ जाना, लाभ वैसे उपकार के बजाय लाभ होना चाहिए, लाभ पाने के चक्कर में एक मुसीबत में पड़ जाना। तो गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो भैया नीलकंठ, नीलकंठ बड़ा मामला फंस जाता है ऐसे सवाल पर। देखो तत्पुरुष है नहीं और द्विगु है, कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों है। का है नीलकंठ भगवान शंकर को भी कहते हैं, नीलकंठ कमल को वो मोर को भी कहते हैं, और अर्थ होता है नीला है कंठ जिसका, उसको भी बोलते हैं। और नीलकंठ कर्मधारय समास भी है क्योंकि अर्थ निकल रहा है नीलाकंठ। तो अब समझिएगा कई ऐसे समास जो कर्मधारय के साथ बहुव्रीहि भी हो और ऑप्शन में बहुव्रीहि लिखा हो तो बहुव्रीहि को प्रायोरिटी देंगे, इसलिए डी लगा दीजिए। बहुव्रीहि को प्रायोरिटी देंगे, डी लगा दीजिए। कर्मधारय अगर न होता, बहुव्रीहि न होता तो कर्मधारय लगा सकते थे, लेकिन अब जो बहुव्रीहि दिया है तो भाई कर्मधारय को छोड़ नहीं सकते। आइए मतलब बहुव्रीहि दिया है तो फिर बहुव्रीहि को छोड़ नहीं सकते, कर्मधारय आप नहीं लगा सकते। विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भाई वी छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटो बड़ों के बाद अगर छतरी वाला छा आ जाए तो मध्य में आधे चा का आगमन हो जाता है। बिना किसी से पूछे बीच में आधा चा लगा दीजिए। अनुधन छेद, अनुच्छेद, परिधन छेद, परिच्छेद, तो विधन छेद विच्छेद हो जाएगा, विधन छेद विच्छेद हो जाएगा। तो भैया याद रखो विधन छेद से क्या बनाना है? विच्छेद बनाना है। तो बच्चा यह अभ्यासात्मक कक्षा आपके लिए जो हमने बनाई वो आपको मिली, और फिर मिलेंगे रात 9:30 बजे ऐसे ही आनंद के साथ। और देखें पूछा गया कि भाई अच्छा तो आधिकारिक रूप से कक्षा समाप्त होती है, जाते जाते एक बात ही बताना चाहते हैं कि आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो RO का एक बैच अवेलेबल है, आप RO की तैयारी करते हैं तो ले सकते हैं। RO मेंस का बैच अवेलेबल है। अभी तक बीच में तबीयत खराब होने और कई और व्यस्तताओं और पेपर नज़दीक आ गया, इस सब चक्कर में ये बैच रुका हुआ था। नाउ इट इज़ स्टार्टेड। इसमें अभी तक इस मेंस बैच में अभी तक आलेखन हुआ, आलेखन का पार्ट गद्यांश हुआ है और पत्रलेखन चल रहा है। मुहावरे की कुछ इंट्रोडक्टरी क्लासेस हुई हैं, तो मान लीजिए कि ये लगभग बाकी है। हाँ अब इसमें निबंध भी स्टार्ट होगा और उसके पहले कंप्यूटर वाली क्लासेस और क्या कहते हैं अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी बनाने वाले शब्द। तो जो लोग मुख्य परीक्षा अभी अब चूंकि पेपर टल गया है RO का, तो मुख्य परीक्षा का बैच इधर लेकर के उसको कवर अप कर लीजिए, यही बेहतर है। और बाकी GS की एक टेस्ट सीरीज RO की चल रही है जिसमें 15 टेस्ट हो चुके हैं, 5 टेस्ट अभी और बाकी है। आगे 4 हफ्ते तक आपको 5 हफ्ते तक बैचेस मिलेंगे, तो आप ये ले सकते हैं। और भी आप दुनिया भर के तमाम टेस्ट लेते हैं तो जिसमें जो हो चुके हैं वो भी सेव हैं। मतलब अगर आप एक साथ 20 RO के बेहतरीन GS के टेस्ट लगाना चाहते हैं, आप 201 रुपये में 10 रुपये प्रति टेस्ट के हिसाब से इस बैच को भी ले सकते हैं। ये एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। CSAT का बैच अवेलेबल है। हिंदी का CSAT पोर्शन कवर करना हो या रीजनिंग का CSAT पोर्शन कवर करना हो, आप इन दोनों पोर्शन के लिए इसे ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक बैच जो मेरी सपनों उम्मीदों का बैच था, मैंने अब इसको रिलॉन्च किया है। बीच में स्टार्ट हुआ था, फिर सारे बैचेस रुक गए थे, तो ये भी रुका हुआ ही था। आधार बैच, ये बैच क्या है? इस बैच की जो फी रखी, गुरुदक्षिणा रखी, 1100 रखी। हिंदी फाउंडेशन बैच। आप उत्तराखंड के छात्र हैं, आप राजस्थान के छात्र हैं, आप बिहार के छात्र हैं, आप उत्तर प्रदेश में जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं, सिपाही की तैयारी करते हैं, आपको हिंदी के जूनियर असिस्टेंट पेपर देने, हिंदी के तमाम पेपर देने रहते हैं। अब कहाँ कहाँ तक अलग अलग पेपर का अलग अलग बैच करें, तो हमने एक फाउंडेशन बैच बना दिया। एक बैच पढ़ो, खेल खत्म। 11 बजे प्रतिदिन इसकी क्लास
शुरू हो गई है। आज हमने इंट्रोडक्शन दिया था इसमें, और कुछ मैटर इसमें रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। आप जब भी ज्वाइन करेंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कल से 11 बजे इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये वाला व्याकरण वाला पोर्शन शुरू होगा। ये बैच आप जो लोग देख रहे हैं वो एक्टिव हो जाएं, और जो नहीं देख रहे हैं वे इस बैच को लेकर के आप पूरी हिंदी स्ट्रांग कर सकते हैं। कंप्लीट हिंदी कवर हो जाएगी। इसके बाद फिर कोई पेपर के लिए, किसी भी पाठ्यक्रम के लिए हिंदी अलग से नहीं पढ़नी। एक बार इसको पढ़ते हुए नोट्स बना लीजिए, बस बहुत। और 2 विशेष बैच हमारे ऐप पर चल रहे हैं। ये विशेष बैच विशेष छात्रों के लिए है। एक वैसे वैकेंसी आई है जो 7 साल की नौकरी रखते हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। इसका एक मेंटरशिप बैच हमारे यहाँ चल रहा है। और एग्रीकल्चर का एक पेपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है जिनका, और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हिंदी का हमने एग्रीकल्चर का बैच स्टार्ट किया है। आप इन दोनों बैचेस में जिसके भी लिए एलिजिबल हो और जो आपका हो उस बैचेस में, इन 2 विशेष बैचेस में आप अपने मित्रों को भी बता सकते हैं और बाकी एडमिशन भी ले सकते हैं। तो बस इतनी सी। और बाकी ये उत्तराखंड के छात्रों का एक पॉलिटेक्निक बैच है। अभी संभवतः परीक्षा की डेट तो डिसाइडेड नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम अबाउट टू फिनिश है। इसमें कुछ एक 4-5 लेक्चर्स और बचे हुए हैं, बाकी ये बैच कंप्लीट है। आप इसको ले सकते हैं। ये बैच आपके लिए नितांत सरल अवस्था में 751 का है, वो आप ले सकते हैं। तो आज के एपिसोड को करेंगे यहीं खत्म। मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में रात 9:30 बजे हम। तब तक के लिए जय हिंद, खूब खुश रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे। और संभवतः एसएससी जीडी आज किसी शेड्यूल में, जो शेड्यूल बन जाएगा उसमें आपको पता चल जाएगा, हम क्लास शुरू कर देंगे। आज का एपिसोड इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।